हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 के बायोलॉजी जीव विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 2 के ग्रुप डी के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, उसके आंसर्स को 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करें और जितना हो सके उतना रिवाइज करें ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें और इस चैनल को बनाने का मोटिव सफल हो सके। ठीक है, चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए ग्रुप डी के आंसर्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आप एक फिगर देख सकते हैं। इसमें आपको ए बी और सी क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ हम फिगर को इंक्लूड कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ए है इसमें एंटीपोडल्स, बी है पोलर न्यूक्लियाई और सी है सिनर्जिड्स। ये है एंटीपोडल्स, ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है सिनर्जिड्स। तो बेसिकली यह एक एम्ब्रियो सैक या फिर जिसे आप फीमेल गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं उसका चित्र है, जो कि ओवल स्ट्रक्चर का यहाँ आप देख सकते हैं। ये ओवल स्ट्रक्चर का होता है और ये बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप अगर इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में पेज नंबर 26 में से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज इम्यूनिटी, हाउ वैक्सीनेशन इज रिलेटेड विथ इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इम्यूनिटी बेसिकली होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका वर्ड में ही इसका आंसर छिपा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। मीन्स ये इम्यूनिटी हमारे शरीर को सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस का समय है, कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। इम्यूनिटी बेसिकली प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर एक्सरसाइज से बढ़ती है और अनहेल्दी डाइट को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सबको हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। तो आज तो गांव में कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी इम्यूनिटी क्या होता है, कैसे बढ़ाया जाए और क्या चीज़ से इम्यूनिटी पे हार्म होता है, इसके बारे में आज गांव का एक अनपढ़ इंसान भी बोल सकता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम के पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। उसमें आप कोरोना वायरस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इम्यूनिटी बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इनेंट इम्यूनिटी, जिसे टेम्पररी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होता है, मतलब कुछ समय के लिए। और एक्वायर्ड और एडिटिव, इसको दूसरा नाम है एडिटिव इम्यूनिटी, और ये होता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से इम्यूनिटी हो गया। इसका सेकंड पार्ट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इसे भी आप काफ़ी बार सुन चुके हैं। वैक्सीनेशन मतलब हिंदी में होता है टीकाकरण। ठीक है, जैसे भी कोरोना वायरस का टीकाकरण चल रहा है तो उसमें होता क्या है, ये बेसिकली हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए वैक्सीन हमारे अंदर खिला करके दवाई के रूप में या फिर इंजेक्शन के द्वारा हमारे अंदर दिया जाता है, ताकि उस बीमारी के प्रति हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए और हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ सके। तो उसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन बेसिकली क्या होता है, कोई बीमारी के विरुद्ध इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो दवाई खिलाई पिलाई या अन्य रूप से दी जाती है उसे हम वैक्सीन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, इसको आप एग्जाम में इस प्रकार लिख सकते हैं, वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी विदाउट इन्फेक्शन के बिना। ठीक है, कोरोना वायरस का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, आप उसका भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। और पोलियो का वैक्सीनेशन आप बचपन में लिए ही होंगे, ये सब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। और इन दिस केस क्या होता है, इसमें जो बीमारी फैलाने वाला पैथोजन होता है उसी को इनएक्टिव फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में वैक्सीनेशन में दिया जाता है। वही चीज यहाँ लिखे हुए हैं। इन दिस केस वीकेंड पैथोजेंस आर पर्टिकुलर इंजेक्टेड इन द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन। जो पैथोजन रेस्पॉन्सिबल होता है जिस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, उसी को हम इनएक्टिव स्टेट में या फिर डेड स्टेट में हम उसे इंजेक्ट करते हैं शरीर में, वो हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करता है बाय क्रिएटिंग दिस एंटीबॉडीज। ठीक है, इन दिस वे वैक्सीनेटेड पर्सन डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पैथोजन, और उस बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में बढ़ जाता है। जनरली वैक्सीनेशन इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी मींस ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, पोलियो, टाइफाइड और अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसमें आप कोरोना वायरस का भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 36 को डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन 37 देखते हैं। हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूजफुल इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। गिव वन एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, एक एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 37 ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बताना है।
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली होता है बायोलॉजिकल सीजर, और इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। ये बेसिकली डीएनए को काटने का काम करता है। सीजर का काम होता है काटना, तो ये है बायोलॉजिकल सीजर। तो इसका मतलब बायोमोलिक्यूल्स को काटना है। इसमें बायोमोलिक्यूल्स किसका बात हो रहा है? डीएनए का। तो डीएनए को काटने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका दूसरा नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, और उससे करते क्या है, उससे हम रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसा हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मॉलिक्यूल्स बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसे फिर इंसर्ट हम कर देते हैं वेक्टर में, और उसे हम भेज देते हैं होस्ट सेल में, और हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ऑर्गेनिज्म या फिर सेल मिल जाता है। शॉर्ट में यही है पूरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में दो तीन लाइन में अगर हम डिस्कस करें तो यही चीज़ है। इसको डिटेल में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा पहले लिख दिए हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। फ्रॉम डिफरेंट सोर्स और जीनोम, जो सोर्स से हमें जो पसंद है उससे हम वो ले लेते हैं, और हम उससे हम अपना डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, यही है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इसमें यूज क्या है, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है कि किस डिजायर्ड जीन से हम उसको हमको काटने में, डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटने में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ही रोल होता है, जिसका दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सीक्वेंस स्पेसिफिक विच आर यूजुअली पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस एंड कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट्स। जिस पॉइंट्स पे काटते हैं उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, और पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं 1 to 1। इसको आगे से आप देखिएगा, पीछे से देखिएगा, दोनों का सेम वैल्यू आपको मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस। तो इस सीक्वेंस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को। और दूसरा काम इसका होता है टू गिव स्टिकी एंड्स इन द सीक्वेंस। स्टिकी एंड्स प्रोवाइड करते हैं जिससे दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं लिगेज की सहायता से। ठीक है, और डिजायर्ड जीन्स को हम वेक्टर्स के द्वारा, डिजायर्ड जीन्स और वेक्टर दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि स्टिकी नोट्स बने और उसे हम लिगेज से बाइंड कर सके और उसे हम वेक्टर में भेज सकें। दीज वेक्टर्स हेल्प्स इन कैरिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डिजायर्ड जीन एंड दे आर अल्टीमेट व्हीकल्स। मीन्स वेक्टर का काम क्या है, जो मॉलिक्यूल्स बन गया रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स उसे होस्ट सेल में भेजना या फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में भेजना, उसका काम वेक्टर का काम ये होता है। दैट कैरी फॉरवर्ड द डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू इंसर्ट, और उसे इंसर्ट करने के लिए बहुत तरह का टेक्निक्स है, जिसमें एक टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा है बायोलिस्टिक्स, यूज ऑफ कैल्शियम आयंस एक्सेट्रा। इसी तरह का कई टेक्निक्स से उसे होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर में डाला जाता है। फाइनली हमें जैसा ऑर्गेनिज्म चाहिए था, जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का, उस प्रकार का हमको ट्रांसफॉर्म्ड सेल या फिर ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, जो हमारे उस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से के द्वारा डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग अपना वर्थ देता है। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें ECORI। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर का भी एक प्रोसेस है, जिसे ब्रीफ में हम देख लेते हैं। यहाँ ई जो है वो है जीनस का नाम, ई से शुरुआत होता है जीनस का नाम। इकोरी का ई का नाम होता है एस्केरिसिया, इसका है जीनस। और CO है स्पेसिस का नाम, कोली। ठीक है, और स्ट्रेन का नाम आर है, स्टार्टिंग RY13 स्ट्रेन का नाम। और ये जो है 1, ये रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है, ये है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड है, इसलिए इसमें 1 लिखा हुआ है। तो ये हो गया जीनस, ये हो गया CO हो गया इसमें स्पेसिफिक नेम, और R हो गया स्ट्रेन, और ये हो गया ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो कि एक महत्व रोल निभाता है डीएनए टेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस आंसर को डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं, लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट देम। तो हमें अब पॉपुलेशन के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन को हिंदी में हम जनसंख्या कहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले कितने व्यक्ति हैं उस स्थान में उस समय में, वो उस जगह की जनसंख्या बतलाती है। बर्थ रेट, जिसे हम नेटिलिटी भी कहते हैं, ये बेसिकली डिटरमाइन करता है कि कितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ा इन ए पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ लाइव बर्थ इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। कितना पॉपुलेशन बढ़ा ये हमें बर्थ रेट बताता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एडेड
एडेड टू द पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, कितना मेंबर्स है उसमें कितना ऐड हुआ, ये बर्थ रेट बताता है। डेथ रेट इसका उल्टा होता है, जिसे मोर्टिलिटी भी कहते हैं। इसका उल्टा ये कितना पॉपुलेशन में ये डिटरमाइन करता है, एक पॉपुलेशन में, एक एरिया की पॉपुलेशन में कितना नंबर ऑफ पीपल्स घटा, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ डेथ्स इन एन एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस एज द लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स, लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स मीन डेथ हो जाता है विद द रेस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। इसका बर्थ रेट का उल्टा होता है डेथ रेट। और एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में हैं वो कौन से एज ग्रुप से हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज इन ए गिवन पॉपुलेशन एट any given time. A population is composed of individuals that are present in various age group. कोई भी एरिया का पॉपुलेशन आप देख लीजिएगा, उसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के इंसान इंडिविजुअल्स रहते हैं, तो वो एज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ये बेसिकली पिरामिड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। द एज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड थ्रू एज पिरामिड्स, ठीक है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करेंगे, और इस सेट का ग्रुप सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। What do you understand by drug and alcohol abuse? How proper education and guidance can help youth to safeguard themselves from it? ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39, तो ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। तो ड्रग्स बेसिकली मेडिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था पहले, लेकिन उसका एबनॉर्मल यूज होना अब शुरू हो गया है। तो नॉर्मल क्लिनिकल यूज के अलावा अगर हम ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो ड्रग एब्यूज या फिर अल्कोहल एब्यूज कहलाता है। आजकल इसका ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। एथलीट्स भी कोकेन का मिसयूज करते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए, और मॉर्फिन कई यंगस्टर्स अब यूज उसका कॉमन हो गया है, और कई हॉस्टल्स में भी ये भी सुनने के लिए मिलता है कि वे कई तरह के कप सिरप पी जाते हैं। तो ये सब ड्रग एब्यूज या फिर अल्कोहल एब्यूज के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये सही चीज़ नहीं है और इसे नहीं होना चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं ड्रग एंड अल्कोहल, इसका आप क्या लिखना है एग्जाम में वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ड्रग एंड अल्कोहल व्हेन टेकन फॉर द पर्पस अदर देन मेडिसिनल और टेकन इन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट डिस्टर्ब्स द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल मीन्स दिमाग, फिजिकल मीन्स फिजिकल फंक्शन, और फिजियोलॉजिकल मीन्स नर्वस सिस्टम रिलेटेड फंक्शन, ओके। इट्स कॉल्ड ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहल एब्यूज रेस्पेक्टिवली। तो मेडिकल पर्पस से ज़्यादा जितना मेडिकेशन हमारा है उससे ज़्यादा अगर हम कोई भी चीज़ का यूज करते हैं या फिर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो कहलाएगा ड्रग एब्यूज या फिर अल्कोहल एब्यूज, ठीक है। कॉमन ड्रग्स जो आजकल यूज हो रहे हैं वो है ओपियोइड्स, कोकेन, टोबैको, अल्कोहल एक्सेट्रा। इस तरह के ड्रग्स कॉमन है आजकल यूज में, जिसे नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन को कैसे प्रिवेंट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। इस प्रकार से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड अनड्यू प्रेशर, UNDUE, इसका मतलब होता है जबरदस्ती। पीयर प्रेशर, पीयर, यहाँ पीयर का मतलब है फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें फैमिली या फिर फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर के, फैमिली या रिलेटिव या फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर के अल्कोहल और ड्रग के एब्यूज के शिकार नहीं होना चाहिए। हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हम गलत डायरेक्शन में, डिस्ट्रक्टिव फील्ड में ना बढ़ें। हमें हमेशा कंस्ट्रक्टिव फील्ड में होना चाहिए। और इस प्रकार से हम पहले पॉइंट को डिस्कस कर लिए। दूसरा पॉइंट है अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेल्यूर्स इन लाइफ। इसका इसमें एनसीईआरटी में एजुकेशन एंड काउंसलिंग करके पॉइंट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेल्यूर्स इन लाइफ। हमारे जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी हमें फेल्यूर का भी सामना करना पड़ता है, तो उसे हमें फेस करना चाहिए, ना कि उससे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाके ड्रग और अल्कोहल एब्यूज के शिकार हो जाएं, ड्रग और अल्कोहल लेना शुरू कर दें। ये नहीं होना चाहिए, हमें फेस करना चाहिए। लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती है। अगर हम फेल भी किए हैं तो हम उसमें एक्सपीरियंस गेन किए हैं, और वो एक्सपीरियंस भविष्य में हमें सक्सेस की ओर ले जाएगा। ये हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर हम फेल होते हैं तो उसे हमें फेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, उसमें सुधार कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। और इस प्रकार से हम दूसरे पॉइंट को देख लिए, और ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा हमारे जीवन में भी ये सब पॉइंट्स बहुत महत्व रखते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लिए। तीसरा पॉइंट है डिस्कस एंड सीक हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो पेरेंट्स और एल्डर्स, कोई भी परेशानी हो आपको
कोई भी ऐसा चीज लग रहा हो जो आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसे पेरेंट्स से, एल्डर से, कोई फ्रेंड से, कोई टीचर से आप उसे शेयर कीजिए। शेयर करने से वो प्रॉब्लम थोड़ा सा हल्का होगा। साथ ही आपका बॉन्डिंग, जिससे आप शेयर कीजिएगा, भरोसेमंद जो आपका शुभचिंतक है, उससे आपका बॉन्डिंग भी अच्छा बनेगा। तो शेयर क्या कीजिए, आप कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स हो, उसके जगह पे आप जाकर अल्कोहल और ड्रग का शिकार होना ना शुरू हो जाए। ये चीज़ ठीक है। पेरेंट्स हमेशा हमारा भला चाहते हैं, भले ही वो डांट देंगे, लेकिन आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो कहीं न कहीं आपको, जहाँ तक उनका लेवल ऑफ सोचने का लेवल है, वहाँ तक वो सोच करके आपको आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आपको हेल्प करेंगे, आपको डायरेक्शन बताएंगे। तो इस प्रकार से हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लिए। चौथा पॉइंट है डिस्करेज फ्रेंड्स टू टेक ड्रग्स और अल्कोहल। अगर कोई आपके दोस्त हैं, दोस्त आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ड्रग और अल्कोहल एब्यूज का शिकार है, तो आप उसे डिस्करेज कीजिए, उसको रोकिए, उसको बोलिए कि ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मत बढ़ो, इसमें क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसे बताइए। इस प्रकार से आप डिस्करेज कीजिए अपने फ्रेंड्स को अगर कोई ड्रग और अल्कोहल एब्यूज का शिकार है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है टेक प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प व्हेन रिक्वायर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको लग रहा है कि आपको प्रोफेशनल या फिर कोई मेडिकल ऑफिसर मीन्स डॉक्टर का हेल्प चाहिए, तो आप जाकर के उससे कंसल्ट कीजिए। काफी ट्रीटमेंट है आज, ड्रग और अल्कोहल एब्यूज के शिकार के लिए काफी ट्रीटमेंट्स हैं। आप जाके उनसे मेडिकल हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड, देन यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से हम ड्रग अल्कोहल एब्यूज का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लिए और ग्रुप डी के आंसर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्द ही आज या कल तक में हम ग्रुप ई के आंसर्स को भी अपलोड कर देंगे।